आज राज्यसभा में होगी फौजदारी मामला से मुतालिक 3 बिलों पर बहस। वजीर दाखिला अमित शाह देंगे ऐवान में जवाब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नरों की तकरीरी से मुतालिक बिल आज लोकसभा से हो सकता है पास। लोकसभा से मंजूर नए फौजदारी कानून में पहली बार की गई दहशतगर्दी की तशरीह। मॉब लिंचिंग जैसे संगीन जुर्म के लिए मिलेगी सजाए मौत। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा, नए कानून का मकसद सजा के साथ इंसाफ को यकीनी बनाना। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ की बेइज्जती पर पार्लियामेंट से सड़क तक मुजाहरा। अपोजिशन के बर्ताव पर तनकीद। बीजेपी किसान मोर्चा का मुल्कीर मुजाहरा आज। ज्ञान वापी मामले में आज का दिन बेहद अहम। 1,500 से ज्यादा सफात पर मुश्तमिल ASI की मोहरबंद सर्वे रिपोर्ट पर वाराणसी की अदालत सुना सकती है फैसला। हमास और मिस्र के दरमियान बातचीत बगैर किसी नतीजे के खत्म। इसराइली फौज ने कहा, हमास की ज़ेर क़यादत सुरंग नेटवर्क का हुआ इंकशाफ। गज़ा में इंसानी इमदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग में भी हो रही है ताख़ीर। और खेलों में भारत जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज। दूसरी तरफ भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम आज से मुंबई में खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ वाहिद टेस्ट मैच। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। पार्लियामेंट का मौजूदा सरमाई इजलास कई हवालों से याद रखा जाएगा। कई ऐसे बिल पास हो रहे हैं जिन पर काफी देर से बहस हो रही थी। आपराधिक कानूनों को बदलने वाले 3 ऐतिहासिक विधेयकों, इनमें से एक फौजदारी मुकदमा से मुतालिक 3 बिल हैं जिसे कल लोकसभा में पास किया गया। आज राज्यसभा की बारी है। राज्यसभा में वजीर दाखिला अमित शाह इंडियन जुडिशल कोड 2023, इंडियन सिविल डिफेंस कोड 2023 और इंडियन एविडेंस बिल 2023 बहस और पास करने के लिए पेश करेंगे। ये तीनों बिल बरतानवी दौर के हैं और अब आज राज्यसभा में मंजूर होने के बाद ये IPC और CRPC की जगह लेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ऐवान बाला में इन बिलों पर बहस के बाद जवाब देंगे। कबल से ही कल वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में कहा था कि ये बिल मोदी हुकूमत के गुलामी की जहनियत को खत्म करने के अज़्म का हिस्सा है। इसके अलावा वजीर मवासलात अश्विनी वैष्णव टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 को बहस के लिए पेश करेंगे। मुमकिन है कि ये बिल भी आज ही पास हो जाए। ये बिल कल लोकसभा में पास हो चुका है। बहस का जवाब देते हुए वजीर मवासलात अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बिल की दफात में सारिफीन की हिफाजत पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। जाली शिनाख्त के जरिए सिम हासिल करने पर 3 साल तक कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस बिल के मकासद में लाइसेंसिंग के निज़ाम को आसान बनाना, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनाना, साइबर सिक्योरिटी और टेलीकॉम नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए कानूनी फ्रेमवर्क बनाना और मुदाखलत के लिए कानूनी दिफात बनाना शामिल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नर्स तकर्रुरी सर्विस की शराइत और ओहदे की मियाद बिल 2023 को आज लोकसभा में बहस और पास करने के लिए दर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर प्रेस एंड पीरियडिकल रजिस्ट्रेशन बिल 2023 पर बहस करने और उसे पास करने की तजवीज को पेश करेंगे। इस बिल के जरिए अखबारात, रसाइल और किताबों के रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाया गया है। राज्यसभा इन दोनों बिलों को पहले ही मंजूर कर चुकी है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ की नकल का मामला गर्म होता जा रहा है। पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक मुजाहरे हो रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने खुद कहा है कि वो इस आईनी ओहदे और कुर्सी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर और वजीर आजम ने भी इस मामले पर अपनी तशवीश का इजहार किया है, जिसके बाद पूरी बीजेपी इस मामले में खुलकर सामने आ गई है और कह रही है कि अपोजिशन को इस पर माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कल चेयरमैन जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और अपनी तशवीश का इजहार किया। गुज़िश्ता रोज इस मामले पर हुक्मरान जमात ने जिस तरह से रद्द-ए-अमल का इजहार किया, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि मामला मजीद आगे बढ़ेगा। दरअसल बीजेपी के किसान मोर्चा ने भी कहा है कि ये उनकी बिरादरी की तौहीन है। कल कई मुजाहरे हुए हैं। अब किसान मोर्चा आज मुल्क की तहरीक चलाने जा रहा है।
और टीएमसी के रुकने पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी के जरिए नायब सदर जमहूरिया की नकल उतारने की वीडियो बनाए जाने के बाद पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सियासत गर्म है। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए ज़राअत कैलाश चौधरी ने अपोजिशन के जरिए नायब सदर जगदीप धनखड़ की तौहीन पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। हमारे साथी राजेश राज ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में वजीर मुमलिकत बराए ज़राअत कैलाश चौधरी के साथ खास बातचीत की। सभापति जगदीप धनखड़ को अपमानित किए जाने का मामला सत्ता पक्ष के लोगों ने राज्यसभा में उठाया और प्रहलाद जोशी ने कहा कि एक किसान के बेटे और जाट समुदाय से आने वाले सभापति को अपमानित करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की गई है, वीडियो बनाकर मिमिक्री का। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी हैं। कैलाश जी, आप भी किसान हैं, कृषि राज्य मंत्री हैं। एक किसान को अपमानित करने और जाट के बेटे को अपमानित करने का मुद्दा आज प्रहलाद जोशी ने उठाया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये जाति सूचक चीजें जो है सत्ता पक्ष उठाकर चीजों को डाइल्यूट कर रहा है। ऐसा है कि ये मिमिक्री करके देश के किसान कौम का अपमान किया है, क्योंकि किसान का बेटा आज इस संवैधानिक पोस्ट पर पहुंचे, ये इनको पचा नहीं पा रहे हैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इन्होंने इस तरह का अपमानित करने का काम किया है। पूरे घमंडिया गठबंधन जिस तरह से यहाँ पे खड़ा था, जिसमें राहुल गांधी जी भी वहाँ पर वीडियो बना रहे थे, तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि इससे उनकी सोच क्या है, मानसिकता क्या है, और इस मानसिकता को देश के किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय के अंदर इसका जवाब जनता देगी और इनको भी निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए कि किसान के बेटे को इस तरह से अपमानित करके और वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जिनका कहना है कि जो गमंडिया गठबंधन के लोग हैं ये बेवजह कहीं ना कहीं बात का बतंगर बना रहे हैं और एक किसान के बेटे जगदीप धनखड़ का अपमान कर रहे हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ज्ञान वापी मामले में आज का दिन बहुत अहम है। वाराणसी की अदालत 1,500 से ज्यादा सफ़हात पर मुश्तमिल एएसआई की मोहरबंद सर्वे रिपोर्ट पर फैसला सुनाएगी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण की अदालत 2 सीलबंद लिफाफों में दाखिल की गई ज्ञान वापी की सर्वे रिपोर्ट को आम करने पर आज अपना फैसला सुनाएगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई ने 18 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल की थी, जहां हिंदू फरीक ने सर्वे रिपोर्ट की कॉपी फौरी फराहम करने की दरख्वास्त की है, तो वहीं मुस्लिम फरीक ने इतराज जाहिर किया है। मुस्लिम फरीक का कहना है कि रिपोर्ट की कॉपी हलफनामे के साथ दी जाए, उसे लीक नहीं किया जाए। रिपोर्ट की मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगाने का भी मुतालबा किया गया है। और आगे बढ़ेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तेलंगाना के दौरे पर हैं। वो आज राष्ट्रपति नीलम मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगी। दरइसना बुध की शाम सदर जमहूरिया ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में MNR एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की गोल्डन जुबली तकरीबात में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि तालीम और सेहत की तरक्की 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता कौम बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि सेहत और तालीम के शोबों में खवातीन पसमानदा अफराद की ज़रूरियात को तरजीह दी जाए। उन्होंने देही इलाकों को और लोगों को सेहत और तालीम की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की भरपूर सकाफत और रिवायात पूरी दुनिया में मशहूर हैं और हैदराबाद के IT मुलाजमीन की सबसे ज़्यादा मांग है। सदर ममलिकत कल यानी जुमे को रियासती मुअज़्ज़िज़ीन, मुमताज़ शहरियों, माहिरान तालीम वगैरह के राष्ट्रपति नीलम में एक एट होम इस्तकबालिया की मेज़बानी करेंगे। दूसरी तरफ सदर 23 दिसंबर को राजस्थान के पोखरन में बराह रास्त फायरिंग मश्क भी देखेंगी। और दिल्ली में एक्साइज घपले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की जांच तेजी से चल रही है। इसी सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को कई अहम सवालात के जवाबात के लिए पूछताछ के लिए तलब किया है। आज 21 दिसंबर की तारीख पूछताछ के लिए दी गई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल नहीं होंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने होशियारपुर के आनंदगढ़ गाँव में वाक़ मेडिटेशन सेंटर में 20 दिसंबर से 10 दिन तक मेडिटेशन करने का मंसूबा बनाया है। तमाम ये पहली बार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ED के सामने पेश होने से गुरेज कर रहे हैं। इससे पहले भी जब ED ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा था, वो इंतखाबी मुहिम की वजह पेश करते हुए पूछताछ के लिए ED के सामने नहीं आए थे। तो अब देखना यह है कि ED दूसरी मरतबा केजरीवाल के जरिए पेश करदा वजह को कैसे लेती है। क्या उन्हें कोई नई तारीख दी जाएगी? राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा और नायब वज़ीर आला दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा कल शाम दिल्ली पहुंचे। वज़ीर आला भजन लाल शर्मा के दिल्ली के इस दौरे को काबीना की तश्कील के लिए अहम करार दिया जा रहा है। राजस्थान में वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला और स्पीकर के नामों का ऐलान करने के बाद अब सबकी नजरें काबीना की तश्कील पर लगी हुई हैं। राजस्थान में MLA की तादाद के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 30 वज़ीर बनाए जा सकते हैं।
मरकजी वजारत सेहत की जानिब से कोविड-19 वेरिएंट JN1 के लिए नया अलर्ट जारी किया गया। इस अलर्ट के पेश नज़र जम्मू के अस्पतालों में नए वेरिएंट के खिलाफ लड़ने की तैयारियां की जा रही हैं। शहरी महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह ने कहा है कि हमें तमाम दस्तयाब और ज़रूरी अद्वियात के साथ पूरी तरह तैयार रहने के लिए कहा गया है। ये सबको इंस्ट्रक्शन पास आउट हुई है अपने अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को कि आप अपनी हर चीज़ को प्रिपेयरनेस को रेडी रखिए। आप अपनी ड्रग्स की इन्वेंटरी चेक करो, जो जो सामान चाहिए टेस्टिंग के लिए, जो चाहिए ड्रग्स के लिए चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए वो बना के जो गैप है उनको आप फिल कर दीजिए। और हमारे पास इस वक्त जो है स्टाफ के पास पास्ट एक्सपीरियंस है, मशीनरी इक्विपमेंट है, ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुवैत के नए अमीर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि कुवैत के अमीर का ओहदा संभालने पर शेख मशल अहमद अल-जबर अस-सबा को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। हमें यकीन है कि आने वाले सालों में हमारे ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे और कुवैत में भारतीय बिरादरी की तरक्की जारी रहेगी। गालिब इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी गालिब तक़रीबात 22 दिसंबर से शुरू होंगी। ये इत्तला गालिब इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी प्रोफेसर सिद्दीक़ुर-रहमान क़दवाई ने नामा निगारों से बात करते हुए दी। उन्होंने बताया कि इस मरतबा सेमिनार का मौजू गालिब राज़े हयात और इस तरह आगाही है। इस साल जिन शख्सियात को गालिब अवार्ड 2023 से सरफराज किया जा रहा है उनमें डॉक्टर शम्स बदायूनी, प्रोफेसर आसिफ नईम, सैयद मोहम्मद अशरफ, खलील मामून, नसीरुद्दीन शाह और डॉक्टर केवल धीर के नाम काबिल जिक्र है। ख्याल रहे कि गालिब इंस्टीट्यूट हर साल मिर्ज़ा गालिब के यौम विलादत के मौके पर नई दिल्ली में बैनुल-अक़वामी गालिब तक़रीबात का इनेकाद करता है, जिसके तहत आलमी सेमिनार, शाम गज़ल, आलमी मुशायरा और उर्दू ड्रामे का एहतमाम किया जाता है। इस मरतबा ये तक़रीबात 22 से 24 दिसंबर तक ऐवान गालिब नई दिल्ली में मुनक़्क़िद होंगी। और विकसित भारत संकल्प यात्रा हर रोज़ नए रिकॉर्ड हासिल कर रही है। अगर हम आदाद व शुमार पर नजर डालें तो सबसे ज़्यादा तादाद में हिस्सा लेने वालों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है। चंदौली ज़िले की कई ग्राम पंचायतों में जब IEC वैन के पहुंचने पर मुस्तक़ीन की एक बड़ी तादाद ने हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। चंडौली के मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम का शानदार इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में ड्रोन के जरिए खेतों में केमिकल्स और खादों के स्प्रे का भी मुजाहरा किया गया। डेवलपमेंट प्लान चकिया के ग्राम पंचायत में प्रोग्राम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के मुस्तकीन को अलामती चाबियां भी दी गईं। इसके अलावा किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान गोल्डन कार्ड, राशन कार्ड और दीगर स्कीमों के अहल मुस्तफीदीन में मकामी MLA के जरिए सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो हमारी केंद्र सरकार की योजना, प्रदेश सरकार की योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए और जिन पात्र लाभार्थियों को नहीं मिल पाया है उनको तक पहुंचाने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे ग्राम प्रधान, BDC सारे के सारे लोग प्रतिदिन ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव में जाने का काम कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद ये आखिरी अहल फर्द को सरकारी स्कीमों के फवाइद फराहम करना है। मरकजी और रियासती हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली स्कीमों से बड़ी तादाद में लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। हर घर जल योजना के तहत तमाम खानदानों को पानी फराहम किया जा रहा है ताकि बेसहारा, माजूर और बुजुर्ग अफराद को बर वक्त पेंशन मिल सके और पीने का साफ पानी मुहैया हो। मैं मुख्यमंत्री आवास योजना पाकर बहुत खुशी हूँ। पहले मेरे पास कच्चा मकान था, उसके लिए मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना दिया गया। मैं बहुत इससे प्रभावित हुआ हूँ और बहुत खुशी भी है। मुझे आवास मिला है। पहले मेरा मकान खपड़े का था क्योंकि बरसात में बहुत दिक्कत होती थी। इस आवास मिलने से हमारी परेशानी दूर हो गई है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। अवामी नुमाइंदे ने चौपाल में ज़राअत, आंगनवाड़ी, महकमा सेहत, खुराक, सप्लाईज, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट वगैरह की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया और मुतालिका अफसरान को हिदायत दी कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँ। समाज के आखिरी फर्द तक फलाही स्कीमें जारी हैं। संकल्प यात्रा के इनेकाद का मकसद ये है कि अहल अफराद स्कीमों का 100% फ़ायदा उठा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज़।
सबका साथ सबका विकास के जज्बे से तैयार की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा इस बात को यकीनी बना रही है कि कोई भी शहरी पीछे ना रहे। ये सिर्फ अदादोशुमार की नहीं, ज़मीनी हकीकत की बात है। IEC वैन मुल्क के मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी इस्तेमाल हो रही है। वैन स्कीमों की तशहीर के लिए घूम रही है और लोगों को एक बड़ी तादाद में इन स्कीमों के फलाही फायदों के बारे में बता रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी है। ये यात्रा जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में पहुंच रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उधमपुर जिले की पंचायत बालियान में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तमाम अवामी नुमाइंदों और लोगों को यात्रा में बड़े जोश खरोश के साथ शिरकत करने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा खानदानों तक पहुंचने, लोगों में सरकारी स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा करने और मुस्तहिकीन के इंदराज की हौसला अफजाई करने पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है सरकारी स्कीमों का 100% फायदा मुस्तहिकीन और पसमानदा अफराद तक पहुंच सके। बिना किसी लीकेज के केंद्र सरकार से चलकर बालियां पंचायत जैसे देश के सभी गांवों में हर पात्र नागरिक के पास सरकारी सहायता के रुपए भी पहुंच रहे हैं। वो आयुष्मान भारत या सेहत का गोल्डन कार्ड हो, पीएम आवास योजना हो, हर घर में शौचालय हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, पोषण अभियान में मिलने वाला लाभ हो, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिलने वाला गैस कनेक्शन हो, जनधन योजना के खाते हो, गरीब कल्याण अन्न योजना हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं को ताकतवर बनाने की योजनाएं। स्वाभाविक रूप से इसने देश में एक नई क्रांति पैदा की है। इससे कबल LG मनोज सिन्हा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लड़कियों में लैपटॉप भी तकसीम किए थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा सरहदी जिला राजौरी के राजौरी, दरहर और मंजाकोट ब्लॉक्स के पंचायतों में भी पहुंच रही है। इस मौके पर बहुत से इस्तेफादा कंदगान ने मेरी कहानी मेरी ज़बानी के तहत अपनी कामयाबी की कहानियां लोगों के साथ मुश्तरक की और लोगों के फायदे के लिए इन स्कीमों को शुरू करने के लिए मरकजी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। मैंने अपना खुद इलाज करवाया आयुष्मान भारत कार्ड से। मेरा कार्ड बना है तो मेरे को बहुत फायदा हुआ है। मैंने खुद स्टेंट लगवाए हैं। मेरे घर के 4 परिवार के 4 आदमी ने ऑपरेशन करवाया है। बहुत फायदा हुआ है। 7-8 लाख रुपए का फायदा हुआ है हमें फैमिली में। हमें गवर्नमेंट ने जो किसानों को मुहैया दिया है 6,000 रुपया, उसे किसान जो भाई हमारे अच्छे ढंग से रोजी रोटी और अपनी जीविका कमा रहे हैं। आज हमारे पास यहाँ पे टीम आई थी, संकल्प यात्रा वाली टीम, और उनने हमें बहुत कुछ बताया यहाँ पे, खासकर टीवी के बारे में और जो स्कीमें निकली हैं गवर्नमेंट ने निकाली हैं जिनका हमें पहले पता भी नहीं था। अब उनने जोड़ा है, हमें बताया भी है और हम काफ़ी हमें नॉलेज मिली है। हम शुक्रगुजार हैं बहुत ज़्यादा टीम का भी और सरकार का भी। यात्रा के इनेकाद का मकसद ये है कि अहल अफराद स्कीमों का 100% फायदा उठा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज़। हवाई सफर से वाराणसी आने वाले सयाहों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस पर DT न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में हवाई अड्डे के डायरेक्टर पुनीत गुप्ता ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम का इफ्तिताह और काशी तमिल संगम प्रोग्राम इसकी बड़ी वजूहात हैं। ये भी बताया कि बहुत जल्द अयोध्या और आजमगढ़ हवाई अड्डों को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। वाराणसी में लगातार तीर्थयात्रियों की, यात्रियों की बढ़त होती जा रही है। इसका एक कारण या बहुत बड़ा कारण कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ धाम का जो लोकार्पण किया, अब काशी विश्वनाथ देखने के लिए विश्व से लोग आ रहे हैं, अपने देश से तो आ ही रहे हैं, और एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। इस बारे में हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के डायरेक्टर पुनीत गुप्ता जी से। पुनीत जी, ये जो पिछले 2 सालों में बढ़ोतरी हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? 2 साल में हमने यहाँ पे यात्रियों में लगभग 20 से 30% की वृद्धि देखी है हर साल। 19-20 में करीब 1,70,000 यात्रियों ने वाराणसी एयरपोर्ट का सुविधाओं का यूज़ किया। उसके बाद 22-23 उसके बाद अगले वर्ष में इन्होंने 2,50,000 पैसेंजर्स ने वाराणसी एयरपोर्ट का यूज़ किया। इस साल जो मौजूदा तथ्य हमारे पास हैं आंकड़ों के हिसाब से, अभी ये वर्ष पूरा होने में कुछ समय बाकी है, लेकिन अभी तक हमने 2,90,000 से ज़्यादा पैसेंजर्स का यहाँ पे स्वागत किया हुआ है। इस एयरपोर्ट का एक मास्टर प्लान बन रहा है जिसमें एयरपोर्ट की सुविधाएं बढ़ाने की, साथ में नई टर्मिनल बिल्डिंग और नया व्यवस्था बनाने का भी
प्रक्रिया चालू है। नोडल अफसर हैं जो आसपास के एयरपोर्ट बन रहे हैं या चालू करने की स्थिति में हैं, जिनमें आजमगढ़ है, अयोध्या है और कुछ और एयरपोर्ट हैं जो आप जानते हैं। उनकी क्या स्थिति है और कब तक वो वहां से उड़ानें भरनी शुरू कर देंगी? हमारे एयरपोर्ट के माध्यम से हमारे आसपास जितने भी आरसीएस एयरपोर्ट्स हैं उसका व्यवस्था को चालू करने की हमारी जिम्मेदारी थी, जिसके प्रक्रिया में हमने अभी 15 दिसंबर को आजमगढ़ एयरपोर्ट का लाइसेंस डीजीसीए के माध्यम से हासिल किया हुआ है और उसके बाद जो बाकी एयरपोर्ट है जैसे कि श्रावस्ती है, चित्रकूट है, इसमें भी प्रक्रिया चालू है। अयोध्या 25 दिसंबर को उसका उद्घाटन हो सकता है और आजमगढ़ को चूंकि लाइसेंस मिल गया है तो वहां से भी उड़ानें जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। चित्रकूट और श्रावस्ती भी लाइन में हैं, तो इधर उत्तर प्रदेश में इतने ढेर सारे एयरपोर्ट शुरू हो जाएंगे और जिनका श्रेय पुनीत गुप्ता जी को जा रहा है कि नोडल अफसर हैं और शीघ्र से शीघ्र कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज वाराणसी। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से और ये गज़ा और इसराइल की जंग से मुतालिक है। जंग बंदी की कोशिश की जा रही है। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया मिस्र में है। इस बीच सलामती कौंसिल में करारदाद पर वोटिंग फिर से मुलतवी हो गई है। साथ ही इसराइल की जानिब से गज़ा में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को बाइख्तियार बनाने के अमरीकी मंसूबे की भी मुखालफत की गई है। मिस्र के लिए रवानगी से कब्ल हानिया की दोहा में ईरान के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात है और फ़िलहाल इसराइल जो है वो अपने हमले नहीं रोक रहा है गज़ा पर और इस बीच गज़ा के मुतासरीन को इमदाद पहुँचाने की पूरी पुरजोर अपील पूरी दुनिया से की जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय सहारा से खबर और ये लोकसभा से मुतालिक खबर। लोकसभा से मजीद 2 अरकान को मुअत्तल कर दिया गया है। मजमूई तादाद अब 143 हो गई है। इस बीच सोनिया गांधी की क़यादत में अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने गांधी मजलिस के सामने मुजाहिरा किया। तीसरी सुर्खी राष्ट्रीय सहारा की, लोकसभा में 3 नए फौजदारी बिल जो हैं उन्हें मंजूर कर लिया गया है। हुजूमी तशद्दुद के लिए मौत की सज़ा और हुकूमत से गद्दारी जैसा पुराना कानून जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। मुसल्लह मुजाहिरीन गद्दारी के इल्ज़ाम में जेल जाएंगे, अमित शाह का बयान। इन बिलों के मंजूर हो जाने के बाद अमित शाह ने अपनी खुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म के विजन के तहत जो पुराने काले कानून थे उनके अंदर बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा समाज की खबर लेते हैं और ये भी मॉब लिंचिंग से मुतालिक खबर को सुर्खी बनाया। उन्होंने कहा है मॉब लिंचिंग अंजाम देने वालों को अब मिलेगी सजाए मौत। अमित शाह ने अपनी खुशी का इजहार किया इस कानून पर और उनका पार्लियामेंट की लोकसभा में इंडियन जस्टिस कोड 2023, सिविल डिफेंस कोड 2023 और इंडियन एविडेंस बिल 2023 को मंजूर कर लिया गया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हुजूमी तशद्दुद घिनौना जुर्म है। मौत की सजा का इंतजाम करके हमने कानून की बालादस्ती को कायम किया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये लालू यादव और तेजस्वी यादव को ईडी का समन जारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, जमीन के बदले नौकरी मामले में उनको पूछताछ के लिए ईडी का समन जारी किया गया है। इनकलाब की खबर ये हमने ली और उसके बाद जो अगली खबर हम ले रहे हैं वो है अखबार मशरिक़ से और ये है IMF ने हिंदुस्तान की इक़्तिसादी कारकर्दगी की सताइश की है और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने आलमी चैलेंजों के दरमियान हिंदुस्तान की इक़्तिसादी ताकत और तरक्की पर अपनी खुशी का इजहार किया। सहाफ़त से अगली खबर रोज़नामा सहाफ़त से तेज़ गेंदबाज मोहम्मद समी को अर्जुन अवार्ड देने का ऐलान किया गया। इस बीच सात्विक और चिराग को मिलेगा खेल रत्न। और इसके बाद की सुर्खी सहाफ़त से, हज की दरख्वास्त देने की तारीख में अब तौसी का ऐलान कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज की दरख्वास्त देने के लिए आज़मीन हज के लिए तारीख में की तौसी का ऐलान किया गया है और अब 4 दिसंबर 2023 से 20 दिसंबर 2023 तक आज़मीन दरख्वास्त दे सकेंगे। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनसे जुड़ी सुर्खियाँ। अब बैनुल-अक़वामी खबरों पर नज़र डालते हैं। जंगज़दा गज़ा पट्टी में जंगबंदी को दोबारा शुरू करने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। इस दरमियान हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया ने बुध को मिस्र की राजधानी कायरा का सफ़र किया ताकि इसराइल और हमास की जंग में नई जंगबंदी पर बातचीत की जा सके, लेकिन ये मुलाकात बेनतीजा
रही है। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया अमूमन कतर में रहते हैं। 1 माह से ज़ायद अरसे के बाद काहिरा का दौरा उन्होंने किया है। एक फ़िलिस्तीनी अहलकार के मुताबिक मिस्र ने इंसानी बुनियादों पर एक और जंगबंदी की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन आर्जी हल की इस तजवीज़ को हमास ने मुस्तरद कर दिया है। फ्रांस से अगली खबर। फ्रांसीसी पार्लियामेंट ने इमिग्रेशन पॉलिसी को सख्त करने का कानून मंजूर कर लिया है। नया कानून तारिकिन वतन के लिए खानदान के अफराद को फ्रांस लाना मजीद मुश्किल बना रहा है और फलाही स्कीमों के फवाइद तक उनकी रसाई में भी ताक़ीर करता है। ये हिरासती मराकज़ में नाबालिगों को हिरासत में रखने पर भी पाबंदी आयद करता है। दरअसल इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने नए कानून पर तनकीद की है। नए कानून पर कशीदगी के दरमियान वज़ीर सेहत ने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस कानून की मंजूरी के बाद अपने पहले इंटरव्यू में सदर एमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि यह कानून फ्रांस के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। और कांगो में सदारती इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती बुध की शाम कुछ गिनती मराकज़ पर शुरू हुई। इसके अलावा इन पोलिंग स्टेशनों पर आज वोटिंग होगी जहां बुध को वोटिंग नहीं हो सकी थी। रियारो कांगो पनाहगज़ीन कैंप में वोटर्स बुध को वोटिंग के दौरान वोटर लिस्टों में अपने नाम तलाश करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तांबा पैदा करने वाला और कोबाल्ट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। रुख करेंगे आइसलैंड का, जहां की जजीरा नुमा रेजियंस में आतिशफिशा फटने के बायस हंगामी हालात हैं। हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। आइसलैंड की पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज ने मुतासरा इलाके की तरफ जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया है। लोगों को महफूज तरीके से निकालने की तैयारियां की जा रही हैं। आइसलैंड में मुसलसल शदीद बर्फबारी भी जारी है। आलमी खबरों के बाद रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैच की सीरीज का तीसरा फैसला कुन मैच आज बॉलिंग पार्क में खेला जाएगा। इस सीरीज का पहला मैच भारत ने जीता था, जबकि दूसरा मैच जनूबी अफ्रीका के नाम रहा। ऐसी सूरत हाल में दोनों टीमें 1-1 से बराबर हैं और आज के मैच में दोनों टीमों के लिए करो या मरो की सूरत हाल है। इंग्लैंड को शिकस्त देने के बाद भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम आज से ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना वाहिद टेस्ट मैच खेलेगी। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत 46 सालों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए 10 टेस्ट में से एक भी नहीं जीता है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम के पास तारीख रकम करने का सुनहरा मौका है। और आइए अब बात करेंगे खेलों की और अगली खबर का रुख हम करते हैं। इस साल दिए जाने वाले स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। मुल्क का सबसे बड़ा खेल एजाज यानी खेल रत्न बैडमिंटन स्टार जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को दिया जाएगा। 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। इनमें भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी और शीतल देवी भी शामिल हैं। पैरा आर्चर है शीतल देवी और ये अवार्ड 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में दिए जाएंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।